गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चैतन्य एनजे से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने समय निकाला है और अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड और इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन को लेकर, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को म्यूचुअल फंड के साथ देखा जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मुनीश कटारिया सर। मुनीश कटारिया सर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ही इज़ सीनियर रीजनल हेड विद एनजे। इंडस्ट्री के अंदर पिछले 17 सालों से हैं और एनजे के साथ पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। ही मैनेज अपर नॉर्थ रीजन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड एंड चंडीगढ़ ट्राई सिटी आता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई विल नाउ हैंड ओवर टू मनीष सर। या मनीष सर, ओवर टू यू। या थैंक यू चैतन्य। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे, जो कि आप सबके फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उन सबके बिहाफ पे आप सबको वेलकम करना चाहूँगा और उन सभी पार्टनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। तो जैसा कि चैतन्य ने कहा कि इन्वेस्टमेंट से लेकर कई सवाल होते हैं हमारे मन के अंदर, और किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम जो मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा भी हमारे लिए ही मेहनत करे, ताकि हमारी फ्यूचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उनको एक बेहतर वे में पूरा कर पाएँ। तो आज उसी के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। अराउंड 30 मिनट का मेरा सेशन रहेगा। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके जो भी सवाल होंगे कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। तो आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट टू रिमेन कनेक्टेड टिल द एंड, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है और आपका आने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो पाता है। तो आई विल स्टार्ट विद माय आई विल जस्ट स्टार्ट माय स्क्रीन शेयरिंग, जस्ट अ मिनट। या सो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी मैं एक फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहा हूँ कि कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं। एक बच्चे का पिक्चर है जिसकी हायर एजुकेशन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। एक तरफ बच्चे की मैरिज है और आपका खुद का रिटायरमेंट है। देखिए, ये सारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, ये हम सबकी फ्यूचर की जिम्मेदारियां हैं और हम सबको किसी ना किसी रूप में तो इसको पूरा करना ही है। और इसके लिए हम सब मेहनत भी करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। बट काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब वो इन्वेस्टमेंट को यूज करने का समय आता है, जब उस गोल की मेच्योरिटी आती है, तो जो पैसा है वो कम पड़ जाता है और हमारी रिक्वायरमेंट उससे कहीं बड़ी होती है। तो ऐसा शॉर्टफॉल क्यों क्रिएट होता है? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन एक, और दूसरा है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और तीसरा है नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट क्लास। तो ये सब चीजें क्या हैं और ये सब कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें बेटर वे में अपने पैसे को मैनेज करें, व्हाट शुड बी द राइट वे टू डू ए इन्वेस्टमेंट, ताकि फ्यूचर में जो हमारी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, हमारा पैसा उसको पूरा करने में सक्षम हो, रेदर देन कि किसी तरह का कोई लोन लेके, कोई डेट लेके हमें उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना पड़े, राइट? तो सबसे पहले साहब थोड़ा इन्फ्लेशन को समझते हैं। आरबीआई का कहना है, अगर हम लास्ट 30 इयर्स का आरबीआई के डाटा की बात करें, तो एज पर आरबीआई जो डब्ल्यूपीआई है दैट इज 6.5%। तो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक महंगाई। तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि महंगाई 6.5% और ये थोक महंगाई है, होलसेल इन्फ्लेशन है। अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात करो, जो एक्चुअल कंज्यूमर को फेस करनी पड़ती है,
तो वो उससे 2% ज्यादा है। तो रियल फॉर्म में जो हमें इन्फ्लेशन जो फील करना पड़ता है, जो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, दैट इज ऑलमोस्ट 8%। मैंने कुछ चीजों का एग्जाम्पल लिया है, जैसे गोल्ड है। 1990 में गोल्ड जो है वो 3200 रुपीज का था, और 30 साल में, ये एज ऑन 31 मार्च है, तो 46,000 रुपए गोल्ड का दाम हो गया, जो आज तो तकरीबन 56-57,000 रुपए पहुंच गया। तो अगर 46,000 रुपए भी मैं अगर एक कैलकुलेशन करूं, तो गोल्ड का दाम 9.3% से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट? लेट्स से, जैसे हम कहते हैं जी 8% इन्फ्लेशन है, तो इसके मायने क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज आज 100 रुपए की है, तो एक साल बाद वो 108 रुपए की हो जाती है। दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? सिमिलरली अगर हम देखें पेट्रोल, तो जो 10 रुपए लीटर के तकरीब पेट्रोल का जो प्राइस था, वो अब जो है ऑलमोस्ट 80 रुपीज पर लीटर पहुंच गया है। तो अगेन इट इज ग्रोइंग बाय 7.2%। डीजल के दाम देखें तो उसमें तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी है। 4 रुपए वाला डीजल आज 70 रुपए लीटर हो गया। तो 30 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 10% का इन्फ्लेशन दर्ज किया है। मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो 6 रुपीज वाला मिल्क आज जो है 60 रुपीज। अगेन देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 8%। इन्फ्लेशन को एक और नजरिए से भी देख सकते हैं। चैतन्य, काइंडली चेक कि मेरा पॉइंटर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर, इट इज विजिबल। ओके। इन 1990, लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपया था, या 1 लाख रुपए से आप जितनी गुड्स या सर्विसेज बाय कर सकते थे, 10 साल बाद सन 2000 में आप 40, उसकी वैल्यू जो है, जो परचेजिंग पावर जिसको हम कहते हैं, वो 1 लाख से कम होकर 48,000 हो गई, ऑलमोस्ट आधी रह गई। व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये है कि सन 2000 में 1 लाख रुपए में आप जितनी गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हो, अवेल कर सकते हो, 10 साल पहले 1990 में आपको उसके लिए 48,000 ही देने पड़ रहे थे। तो सन 2000 वाला 1 लाख जो है, 10 साल पुराने 48,000 के बराबर रह गया। अगले 10 साल में उसकी वैल्यू और कम होकर 23,000 हो गई, और अगले 10 साल में 2020 तक आते आते 1990 में जो रुपया 1 लाख था, उसकी वैल्यू अब 11,000 रुपए के बराबर रह गई। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है, वो हमारे पैसे की जो वैल्यू है उसको भी डिक्रीज करती जाती है। ऑलमोस्ट 30 ईयर में अगर आप देखो, तो पैसा जो है 1/10 रह गया, 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपए रह गई, राइट? अब इसी चीज को हम थोड़ा फाइनेंशियल गोल्स के अंदर देखते हैं। जैसे हमने शुरू में थोड़ा देखा कि हमारे 3 फाइनेंशियल बेसिक गोल्स, एक क्या है? बच्चे की एजुकेशन, उसका मैरिज, और एक खुद का रिटायरमेंट। ये 3 ऐसे बेसिक गोल हैं जो कि टाइम बाउंडेड भी हैं। एक समय सीमा निश्चित है कि बच्चे का 18 साल की उम्र में हायर एजुकेशन शुरू होना ही होना है, 25-26 साल में वो मैरिज एज पे पहुंच जाना, और 60 साल की उम्र में हर किसी को रिटायर होना ही। तो ये टाइम बाउंडेड भी है और अनअवॉइडेबल भी है, आपको फेस करना ही करना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग ए पेरेंट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दें, उसका एक अच्छा मैरिज करें, और बीइंग ए फैमिली मैन, अपना और अपने वाइफ का रिटायरमेंट भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर मैं रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि किसी का घर खर्च मान लीजिए 2010 में 20,000 था, तो 2020 में वो 35,000 हो गया, और उसी रेशियो से अगर 8% से वो बढ़ता जाए, तो 2030 तक वो 75,000 हो जाए। 2010 में IIM अहमदाबाद में जो MBA का जो कॉस्ट था, फीस था जो, वो 6 लाख रुपीस था। दिस इज एक्चुअल डाटा। और 2020 में, इन लास्ट 10 ईयर, इट वेंट अप टू 23 lakhs। 6 लाख वाला एजुकेशन ऑलमोस्ट 4 गुना होके साहब 23 लाख रुपया हो गया। तो अगले 10 साल में अगर हम ये समझे कि ये इसके अंदर सिर्फ 8% से भी बढ़ोतरी हो, जबकि पिछले साल में तो 14% से ग्रो किया, तो ये जो कॉस्ट है 2030 में 50 लाख पहुंच जाएगा। तो अगर आपके बच्चे की हायर एजुकेशन 2030 में होना है, तो आपको 50 लाख को प्लान करना है, फ्यूचर कॉस्ट को प्लान करना है, ना कि आज की कॉस्ट को प्लान करना है। कई बार ये भी हम गलती कर जाते हैं। सिमिलरली मैरिज के अंदर अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो 2010 में जो मैरिज 6 से 7 लाख रुपए के अंदर हो रही थी, आज वो 12-15 लाख में सिमिलर काइंड ऑफ मैरिज कॉस्ट कर रही है, और 2030 में उसी मैरिज के लिए 25 से 30 लाख रुपया कॉस्ट करेगा।
So this is how inflation increase cost of our needs. अब इन नीड्स को पूरा कैसे किया जाए? व्हाट शुड बी द राइट वे? बहुत ही सिंपल है साहब। मैं आपको बड़ा सिंपल और एक स्मार्ट और टाइम टेस्टेड फॉर्मूला शेयर करता हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। आपको सिंपल ये 3 काम करने हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब क्या है, हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट अर्ली मीन्स कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग करना शुरू करें। लेट्स से कि आज किसी के बच्चे की उम्र 5 साल है, वो आज उसकी मैरिज के लिए सेविंग करना शुरू करता है तो उसके पास 20 साल का समय है। और वहीं पे कोई दूसरा पर्सन जब उसका बच्चा 15 साल का हो गया तब जाके वो सेविंग करना शुरू करता है उसकी मैरिज के लिए, तो उसके पास 10 साल है। अभी उसको पहली चीज तो क्या होगा, उसको 10 साल में 20 साल जितना पैसा अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो उसको ज्यादा सेविंग करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा जिसने जल्दी शुरू किया उसको क्या रहेगा, उसको फायदा मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि उसको 20 साल का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पे ब्याज पड़ने के कारण, अर्न करने के कारण उसकी जो सेविंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं कम आएगी, राइट? दूसरा है इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपने 20 साल तक सेविंग किया लेकिन फिर भी आपकी सेविंग आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसा कई बार देखने को होता है कि जब हमें मैच्योरिटी मिलती है तो हम कहते हैं बस इतना ही, इससे क्या होगा? फिर हम कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं है सर, महंगाई तो पहले से ही है, शुरू से ही है। मैंने अभी आपके सामने 30 साल का डाटा रखा, राइट? राइट एसेट क्लास का मतलब क्या है कि आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आप रियल रिटर्न जनरेट करें। नाउ व्हाट इज रियल रिटर्न? महंगाई के ओवर एंड अबव जो आपने रिटर्न कमाया, दैट इज कॉल्ड रियल रिटर्न। तो मान लीजिए महंगाई ही अगर 6% है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पोस्ट टैक्सेस जो आपके हाथ में दे रही है वो 6% से ज्यादा है अगर, तो हम कहेंगे हमारा रियल रिटर्न पॉजिटिव है। और अगर वो 6% से कम है, अगर महंगाई से कम है, तो हम कहेंगे हमारा रियल रिटर्न नेगेटिव है। तो आप राइट एसेट क्लास का मतलब क्या है कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें जो हमें इन्फ्लेशन से 3, 4, 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे, ताकि एक्चुअल फॉर्म में, परचेजिंग पावर के फॉर्म में हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेव रेगुलरली। चाहे आप थोड़ा इन्वेस्ट करें, चाहे आप 1000 रुपया महीना सेव करें, लेकिन रेगुलर सेव करें। तो इन्हीं तीनों चीजों को हम आगे डिटेल में समझेंगे साहब। तो सबसे पहले स्टार्ट अर्ली की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए। एक है हमारे पास मिस्टर अर्ली। मिस्टर अर्ली इनका नाम क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना शुरू कर दिया, तो हमने इनको नाम दिया मिस्टर अर्ली। तो 2 मित्र हैं, एक है मिस्टर अर्ली और एक है मिस्टर लेट। तो मिस्टर अर्ली ने 25 ईयर की एज में सेविंग करना शुरू किया 10,000 रुपीज पर मंथ। उन्होंने अपनी 60 साल की उम्र तक के लिए सेविंग करना है, तो दैट मीन्स वो 35 ईयर के लिए सेव करेंगे। 35 ईयर में 10,000 हर महीना सेव करते हुए सालाना 1,20,000 और 35 साल में उनकी जेब से 42 लाख रुपया तो सर इन्वेस्ट हो गया। ये तो उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी, खुद की कैपिटल होगी। वहीं पर मिस्टर लेट है। इन्होंने लेट शुरू किया, तो इन्होंने 45 साल की उम्र में शुरू किया। इन्होंने कहा अभी क्या है, अभी तो और प्रायोरिटीज हैं, तो मैं थोड़ा बाद में सोचता हूँ। तो इन्होंने रिटायरमेंट के लिए 45 साल की उम्र में स्टार्ट किया। इन्होंने कहा चलो मैं अपने फ्रेंड से लेट हुआ हूँ तो मैं ज्यादा सेविंग करूंगा, ज्यादातर हम ऐसा सोचते भी। तो इसने कहा ये मिस्टर अर्ली 10,000 कर रहा है, मैं 25,000 हर महीने करूंगा, उससे 2.5 गुना ज्यादा करूंगा। तो मिस्टर लेट ने 15 साल तक, अपनी 60 साल की उम्र तक सेविंग किया। इन्होंने 15 साल में ही 45 लाख रुपए अपनी जेब से इन्वेस्ट कर दिया। हर महीने 25,000 रुपया इन्वेस्ट करते हुए इनकी पॉकेट से 45 लाख इन्वेस्ट हुआ और मिस्टर अर्ली की पॉकेट से 42 लाख इन्वेस्ट हुआ। मिस्टर लेट का 45 लाख अगर हम 15% एनुअल रिटर्न काउंट करें तो दैट 45 लाख बिकम 1.54 करोड़। तो ऑलमोस्ट 1
1,10,00,000 का उन्होंने उस पे मुनाफा प्रॉफिट जनरेट किया, गेन जनरेट किया, ठीक है। तो 1.5 करोड़ उनका फंड वैल्यू हो गया। वहीं पे मिस्टर अर्ली जिन्होंने 42 लाख रुपया दिया था, उनका 11 करोड़ 41 लाख बना। ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए का गेन उन्होंने अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे जनरेट किया। तो मिस्टर लेट ने 1 करोड़ 10 लाख किया, इन्होंने 11 करोड़ का गेन जनरेट किया, ऑलमोस्ट 10 टाइम। दोनों ने सेम तरह की एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया, दोनों ने 15% रिटर्न कमाया, दोनों ने ऑलमोस्ट पॉकेट में से सेम पैसा ही इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने मिस्टर अर्ली ने 35 साल का ब्याज कमाया सर। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट्स वाई स्टार्ट अर्ली। चाहे आप कम इन्वेस्ट करें लेकिन जल्दी शुरुआत करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जी मनीष सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी बहुत से लोगों की फीडबैक आ रही है कि थोड़ा इंग्लिश को भी आप बीच में यूज करें हिंदी के साथ। ओके, थैंक यू जी। सो राइट एसेट क्लास। So now what is the meaning of right asset class? जैसा कि as I shared in the beginning कि you need to create the real return over and above of inflation जो आप generate कर रहे हो, that is called real return। तो ये मैंने अभी आपके सामने from 1981 to 2020 almost 39 years data I am representing in front of you। So as per this data, inflation is almost 6% and gold has delivered a return of 8.2% annual compounded। तो अगर आप गोल्ड की जो रिटर्न है, एक्चुअल गेन है, अगर उसमें से इन्फ्लेशन को निकाल दें तो जो आपके पास बचा 2.3%, दैट इज योर रियल रिटर्न, राइट, ओवर एंड अबव व्हाट यू गेन over and above the inflation। Now if you look at silver, तो सिल्वर ने 7.4% का रिटर्न जनरेट किया एंड पोस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रियल रिटर्न इज 1.6%। बैंक डिपॉजिट्स में अगर हम देखें तो इट हैज डिलीवर्ड a return of 8.3% and real return post inflation adjustment your real return is 2.5%। जो NBFC प्राइवेट डिपॉजिट्स होते हैं they give little higher than the बैंक डिपॉजिट्स, तो वहां पर 9.3% का रिटर्न आया एंड रियल रिटर्न इज 3.4%। नाउ इफ यू कंपेयर इट आफ्टर द टैक्स डिडक्शन यू आर लेफ्ट विद द नथिंग। 8% पे अगर आपको 1 या 2 रुपए 1 और 2% इफ यू गिवन इट फॉर द टैक्सेस देन योर रियल रिटर्न इज ऑलमोस्ट जीरो एंड दिस इज WPI। दिस 6% इज WPI। अगर आप CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो अगेन इट इज लिटिल हायर देन द WPI। सो देयर इज अ वन एसेट क्लास which is delivering a real return of 8% whose actual return is 14% and post inflation adjustment it is delivering a return of almost 8%, right। तो this is the right asset class। अगर आप देखो जो इन्फ्लेशन को एक्चुअल में बीट कर पा रहा है that is Sensex। So Sensex means what? Sensex means शेयर बाजार, right। तो शेयर बाजार का अगर आप रिटर्न देखो लास्ट 39 ईयर का तो इट इज 14%। उसी चीज को अगर मैं थोड़ा रूपी टर्म में देखूं कि लेट्स से somebody has invested 1000 rupees 39 years back, तो in gold it became 21,000, in silver 16,000, in bank deposit it became 22,000 and in company deposits it became 32,000, but in Sensex 1,000 became 1,68,000। So that is the real return equity has delivered over a period of time। और लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हैं दे पे यू ए मच बेटर रिटर्न एट ए मच लोअर रिस्क, राइट। थोड़ा हम आगे जाके इक्विटी को भी समझेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट विच आई शेयर्ड, फर्स्ट वाज द स्टार्ट अर्ली, सेकंड वाज द राइट एसेट क्लास एंड द थर्ड पॉइंट इज invest regularly। Now in stock market, in mutual funds, volatility is a big concerned area। markets are going up, markets are going down, right। तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो एक फियरफुलनेस जनरेट करता है। दूसरी तरफ जो है
हमें ये भी रहता है कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, कि मैं अभी लगाऊं या रुकूं या बाद में इन्वेस्ट करूं, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके आपको कई फायदे हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट, लेट्स से कि somebody has invested 4,000 rupees when a fund is started at a NAV of 10, 4,000 rupees invested, so he got 400 units. On the other side, another person is there, Mr. SIP. So what Mr. SIP is doing, what is SIP basically? It is just like as a RD in mutual funds. तो RD में क्या होता है सर, हम हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं. Similarly, when you invest a fixed amount regularly in mutual funds every month, it is called SIP, Systematic Investment Plan. So let's say you are investing 1000 rupees regularly every month. तो मान लीजिए पहले आपने 10 rupees NAV पे इन्वेस्ट किया 1000 rupees, then that time you got 100 units. Next month market went down, NAV became 8, you again invested 1000 rupees, now you got 125 units. Market is fallen by 20%, but you are getting 25% extra units. You are getting 125 units instead of 100. Again, now NAV is 9. For next 1000 rupees, you are getting 111 units. Next month, NAV is 11, you are getting almost 91 units. So in these 4 months, you got 427 units. Now, average अगर आप देखोगे इस NAV का, तो that is 10 rupees. And you have invested 4000 rupees. So that means आपके जो एवरेज यूनिट्स होने चाहिए थे वो 400 होने चाहिए थे, but you got 427 units, almost 7% extra units, right? This is called rupee cost averaging, कि जो आपका कॉस्ट आएगा पर यूनिट वो एवरेज कॉस्ट से कम आएगा. नाउ योर एवरेज कॉस्ट इज not 10 rupees, your average cost is 9.36 rupees. तो जिसने लमसम इन्वेस्ट किया 4000 रुपया 11 रुपए की 11 रुपीस की NAV पे, it became 4400. But a SIP investor who has invested 4000 rupees, his fund value is 4697 rupees because he got 27 additional unit as compared to lump sum investor. तो इन्वेस्ट रेगुलरली का एक बेनिफिट ये है कि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है, आपकी एवरेज कॉस्ट कम आ रही है. दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको मार्केट टाइमिंग करने का जरूरत नहीं है, राइट. मैं आपको थोड़ा सा ये डाटा शेयर करता हूँ. इन 1988, from 1988 to 2020, so almost we have a data of 32 years. If you look at, let's say if I talk about this green bar, so मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो साल में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करता है, but the day he invest, that is the bottom of market for that particular year, right? So he is the best timer. So let's say वो साल में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट कर रहा है और बॉटम वाले वैल्यू पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर साल इन्वेस्ट कर रहा है अगर लास्ट 32 ईयर से, तो उसने 13.23% रिटर्न कमाया अपने पूरे पोर्टफोलियो पे. वहीं पे एक दूसरा इन्वेस्टर है, that investor is also investing every year from last 32 year, but he is a bad timer of market. This green bar was a extremely good timer, always investing at the bottom of the market. This blue bar investor is a worst timer of the market. वो जिस दिन भी इन्वेस्ट करने जाता है वो दिन उस साल का सबसे महंगा दाम होता है उस पर्टिकुलर ईयर का, राइट. सो ही इन्वेस्टेड एट द टॉप ऑफ एवरी ईयर. सो उसका जो रिटर्न है दैट इज 11% एनुअल कंपाउंड. देयर इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ रिटर्न, जस्ट 2%. नाउ दिस रेड बार, he is a cool smart investor, he is a SIP investor, he is investing on the first day of every month, right?
So let's say कि somebody want to invest 1,20,000 rupees every year. So instead of 1,20,000 rupees investing in a one go, he is investing 10,000 on the first day of every month. तो उसका जो रिटर्न आया वो 12% आया. सो जो बेस्ट टाइमर है उससे 1% कम और जो वर्स्ट टाइमर है उससे 1% ज्यादा. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन मार्केट? टाइमिंग ऑफ मार्केट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द मार्केट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपका वॉलेटिलिटी भी कम होता है, उतार चढ़ाव भी कम होता है, राइट? क्योंकि आप हर प्लेस पे बाय कर रहे हो. आप बाजार बढ़ रहा है, आप उस दिन भी बाय कर रहे हो. बाजार गिर रहा है, आप उस दिन भी बाय कर रहे हो. तो आपका एक जो एवरेज जो प्राइसिंग बन जाता है और आपका जो बाजार के साथ जो उतार चढ़ाव है पोर्टफोलियो का वो भी कम हो जाता है. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इक्विटी के ऊपर, सेंसेक्स की जैसे बात करें, तो व्हाट इज सेंसेक्स? अगर आप इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को ले लें तो that is Sensex. Basically, that is a portfolio of 30 companies, right? It started from 1979 से इसका काउंटिंग स्टार्ट हुआ 100 पॉइंट से. If I talk about current, so it is almost 38,000. 31st जुलाई को अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो it is 37,607 rupees. So in last 41 year, Sensex has delivered a return of 15.4%. So 1 lakh became 3 crore 76 lakhs, which is a big amount, right? अभी इसी के अंदर एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा. इसमें अभी डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है. ऑन एन एवरेज 1.25% का डिविडेंड भी सेंसेक्स की कंपनीज देती हैं. कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, कोई कम देती है, बट अगर एक एवरेज अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालोगे सेंसेक्स का, so that is 1.25%. So dividend is what the companies are sharing profit with their shareholders. So वो dividend जो है वो इसमें included नहीं है. अगर आप dividend को भी मान लीजिए reinvest कर दिया, then Sensex का जो return है वो 1.25% बढ़ जाएगा, right? Then Sensex will become 55,000 today. That means 1 lakh became 5.5 crore rupees. So this kind of return market has delivered over a period of time. Look at the power of compounding. मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ. आप में से काफी लोग अवेयर भी होंगे और शायद कुछ लोगों के लिए नया भी होगा. One magical number is there, 72. Now what is the magic of this number? If you divide 72 by your rate of return of your investment, you will come to know how much time your investment will take place to double your money. Means, let's say आपको 12% rate of return मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो 72 डिवाइड बाय 12, आउटकम इज 6. इसका मतलब क्या हुआ कि 6 साल लगेंगे, 6 इयर्स लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में. तो एज आई शेयर्ड in the previous slide, the Sensex has delivered a return of 15% annual compounded. So now if I divide 72 by 15, so you will get less than 5. That means 5 साल से कम समय में on an average इसमें पैसा डबल हो रहा है. तो अगर उसी को मैं थोड़ा कंपाउंडिंग में समझने की कोशिश करूं, तो लेट्स से आज 1 रुपया है, 1 रुपीज है, तो इन 5 ईयर इट विल बिकम 2. In 10 year it will become 4. In 15 year it will become 18. And in 30 years it will become 64. अब इसमें आप 5 ईयर और ऐड कर लीजिए, it will become 128. So 5 ईयर में आप उतना जनरेट कर लेंगे, उतना अर्न कर लेंगे जो आपने पिछले 30 साल में जनरेट किया था. So power of compounding is this. एक टाइम पे क्या होता है ना साहब, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है. आपकी इन्वेस्टमेंट सेल्फ ही इतना रिटर्न कंपाउंडिंग के थ्रू जनरेट करना शुरू कर देता है कि आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट के मायने कम हो जाते हैं. लेकिन वो तब होता है व्हेन यू आर गिविंग ए लॉन्ग टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, लेट्स से 15-20 years, right? Now if I talk about SIP, SIP is what?
SIP बहुत सिंपल है, एज आई शेयर्ड अर्लियर ऑल्सो, कि जो रेकरिंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में या जो मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है बैंक्स के अंदर, उसी को म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में SIP बोलते हैं, कि आप एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। इसमें आपका कोई इस तरह से कमिटमेंट, कोई कंपल्शन नहीं होता है। लेट्स से आपने सोचा कि मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 15 साल देना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। anytime you can increase your amount of investment, anytime you can decrease your amount of investment। आपके पास इकट्ठा पैसा आया, आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उसके अंदर टॉप अप भी कर सकते हो, लमसम डाल सकते हो। आपको कहीं इमरजेंसी पैसे का जरूरत पड़ा तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। सो SIP इज अ वेरी कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, कि मंथली छोटा छोटा सेविंग करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ SIP की बात करूं तो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन काम जो SIP करता है वो ये है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आता है, कि हमें धीरे धीरे आपको एक हैबिट डेवलप हो जाती है सेविंग करने की, जो कि लानी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। irrespective of market condition you are investing। बाजार ऊपर जा रहा है, market is going high, you are investing at that point of time, market is going low, you are investing at a lower prices, also getting the benefit of low prices। So it reduce the volatility, as well as I shared earlier, it give you the cost of averaging benefit। और धीरे धीरे जैसे आप मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपना सेविंग कर रहे हैं, हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल एंड देन डू योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट गोल। तो मान लीजिए आपका गोल है 20 साल आगे, तो 20 साल की सेविंग के साथ आपको उसके अंदर एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलता है, ब्याज पे ब्याज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको SIP के अंदर मिलता है। तो जो हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, SIP इज दैट, कि छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप से यू कैन मेक ए ओशन, राइट। सो अगर मैं थोड़ा SIP परफॉर्मेंस की बात आपके साथ शेयर करूं, तो ये मैं आपके सामने 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, दोज आर मोर देन 15 ईयर ओल्डर, मैं उनका एक छोटा सा आपके सामने करंट जो है एज ऑन 31 जुलाई उसका परफॉर्मेंस रख रहा हूं। लेट्स से कि ये 25 स्कीम में आपने 1000 रुपीज एवरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया, तो यू गॉट द extremely good performing scheme also, and you got the worst performing scheme also, so you are investing in every scheme। so 1000 in every scheme, 25 schemes are available, those are more than 15 year older, right। so you are investing 25,000 rupees monthly in these 25 scheme as a whole। so 25,000 monthly in last 15 year, you invested 45 lakh rupees out of your pocket, and as per current valuation it is 1.20 crore। तो लोग कहते हैं जी शेयर बाजार में रिस्क है, मैं भी कहता हूँ रिस्क है, करोड़पति बनने का रिस्क है। ये देखिए 25,000 की एक मंथली सेविंग ने 15 ईयर के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर का जो है कॉर्पस जनरेट करके दिया। If I talk about 20 year, so just an investment of 10,000 rupees has created a corpus of more than 1 crore rupees। And if I talk about 25 year, there are mutual fund schemes, those are more than 25 year older, and just an investment of less than 5,000 rupees, just 2,500 rupees has generated a corpus of more than a crore, right। सिमिलरली इफ आई कंपेयर इट विद द मार्केट, काफी लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ शेयर बाजार को ही रेप्लिकेट करता है, वो उसकी डायरेक्शन को जरूर फॉलो करता है, बट फंड मैनेजर अपनी काबिलियत से काफी अल्फा भी जनरेट करते हैं। अगर मैं निफ्टी 500 इज ए ब्रॉडर इंडेक्स, लार्ज मिड स्मॉल सब कुछ इसमें आ जाता है साहब, तो निफ्टी 500 में अगर किसी ने 25,000 रुपीज पर मंथ 15 साल से किया है तो उसने ऑलमोस्ट 1 करोड़ बनाया है, और वहीं पर म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाया है। सो ऑलमोस्ट 23 लाख रुपीस का अल्फा म्यूचुअल फंड ने ओवर द मार्केट जो है वो जनरेट किया है।
right? So how much you need to save? Let's say in next 20 year you want to accumulate some amount. मान लीजिए किसी को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ accumulate करना है in next 20 years, then how much he need to invest? So if you are investing in an asset class who is generating a return of 8%, right, and you want to let's say accumulate 1 crore rupees, आपका जो requirement है वो 1 करोड़ रुपए का है अगले 20 साल के अंदर, तो 8% वाली एसेट क्लास में आपको 17,400 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 12% वाली एसेट क्लास कोई आप चूज कर रहे हो तो वहां पर 10,000 रुपीज मंथली करने पड़ेंगे, और 15% वाली एसेट क्लास में 7,500 रुपीज अकोमुलेट करने पड़ेंगे। सो एन एसेट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सिप नहीं तो और क्या? अगर आपके गोल एक्चुअल में 10, 15, 20 साल फॉरवर्ड हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही सारे वो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। ना तो आप सारा पैसा जो है इक्विटी में डाल सकते हो और ना ही सारा पैसा सेफ में डाल सकते हो, क्योंकि सिर्फ सेफ में इन्वेस्ट करोगे तो इट इज लाइक एज अ क्रिकेट मैच, राइट? कि मान लीजिए आप सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल रहे हो और सिर्फ 1 और 2 रन ही लेते रहो। ट्रेडिशनल एसेट क्लास इन्वेस्ट करना इज लाइक एज अ 1 and 2, राइट? तो आप आउट तो नहीं होगे, विकेट तो नहीं गवाओगे, लेकिन मैच भी नहीं जीतने वाले। और आप सिर्फ 4 and 6 पे भी नहीं जा सकते हो, सारा पैसा इक्विटी में भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, लंच टाइम तक पूरी टीम पवेलियन में आके बैठ जाएगी। So you have to create a balance between your goals and your investment asset class. For short-term goals, you can go for a safe investment asset class. Those are less volatile. And for the long-term goals, you must consider equity as a one of the bigger portion for your asset allocation, right? So जैसा कि अभी काफी जगह पे लॉकडाउन है और ड्यू टू द कोरोना वायरस थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। तो ऐसे टाइम पे इन एनजे वी आर ऑफरिंग यू ई वेल्थ अकाउंट। सो ई वेल्थ अकाउंट के अंदर क्या है, इट इज ए टोटली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वी आर ऑफरिंग यू। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इवन आप घर पर बैठ के अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है और एक सेविंग अकाउंट है, तो यू कैन ओपन योर ऑनलाइन ई वेल्थ अकाउंट विद योर with the help of your financial advisor, जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, and you can invest online. आप अपना SIP भी लगा सकते हैं, इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हैं। You can track your entire investment there, and you can redeem online also at any point of time. Apart from mutual fund, I want to add here, you can invest into stocks here, you can invest into IPO, you can invest into NPS, you can invest into bonds, you can invest into bonds, gold bonds issued by government of India, sovereign gold bonds. So multiple assets you can buy on one single platform through NJ eWealth account. एक और लास्ट में आपको जरूर मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा विद दिस स्लाइड, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें साहब, उसको आप किसी ना किसी पर्पस के लिए करें, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल गोल, कि आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हो। इन फैक्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू एंड रिक्वेस्ट यू कि रेदर देन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उन गोल्स के को पूरा करने के लिए आपको किस तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशन सूटेबल हैं, और फिर उसको ट्रैक कीजिए। सो इन आवर सिस्टम वी प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटी ऑल्सो। इन योर मोबाइल ऐप यू कैन ट्रैक योर फाइनेंशियल गोल्स। आप देख सकते हो कि मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए कितना पैसा जुड़ गया है, मेरी रिटायरमेंट के लिए मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, या और कोई भी गोल। इनफैक्ट यू कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑल्सो, कि आपने जो सोचा था कि इतना इन्वेस्ट करना है एक एक्स गोल के लिए, तो मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, और क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से चल रही है। इज इट इनफ टू अचीव दैट रिक्वायरमेंट, इज देयर इज एनी शॉर्टफॉल,
इफ दैट इज देन हाउ मच। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, ये सब हम आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ एनी चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन हैव ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर थ्रू आवर मोबाइल एप्स, जिसको हम फैमिली नीड यूटिलिटी पोर्टफोलियो कहते हैं। एंड लास्ट चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपके फाइनेंशियल फ्रेंड हैं, जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, राइट, दे आर वेल इक्विप्ड। उनके पास वो सारे टूल्स हैं जो आपको इवेलुएट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज को इवेलुएट करने में कि आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है, राइट। किसी का एज आज 40 साल है तो किसी का एज आज 60 साल भी हो सकता है। कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, शायद कोई ऑलरेडी रिटायर्ड भी हो सकता है। तो हर किसी, कोई जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर भी हो सकता है, जस्ट 25 साल की उम्र का भी हो सकता है। तो हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, नीड्स अलग है। तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आर वेल इक्विप्ड कि आपकी नीड के हिसाब से वो आपको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, दैट व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू यू, एंड आपके रिस्क को इवेलुएट करके आपके रिस्क के हिसाब से आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन दे पाए। So with these words, I would like to conclude my presentation, and now we are open for question and answer session. And I request you, please feel free to share your questions. I will try to cover at my best. Thank you. या थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने बहुत सिंपल लहजे में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो इस दौरान में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे बीच में, जहाँ पे मैंने कुछ सवालों को आपके लिए रखा है। सो हम लोग शुरू करते हैं मनीषा जी के सवाल से, जो दिल्ली से सवाल आया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क को कंसीडर करने के साथ हम इन्वेस्टमेंट को कैसे कंसीडर करें, मतलब अगर हम रिस्क ऑप्शन देखें फिर क्या हम म्यूचुअल फंड को असेस कैसे करें, मतलब रिस्क वाले पार्ट के साथ। ओके, देखिए, अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में कई तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर डेट कंपोनेंट भी होता है, जिसको डेट म्यूचुअल फंड, जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। दे आर वेरी लेस रिस्कियर एज कंपेयर टू द इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो आपकी जो नीड है, लाइक एज ए फॉर ए शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, मान लीजिए आप कुछ महीनों के लिए ही या कुछ 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यू कांट इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज, देन यू हैव टू गो फॉर ए डेट म्यूचुअल फंड। देन क्या है कि देयर आर हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड इज व्हाट? इट इज ए मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। 65% is equity, 35% is debt. So those people are like, as a somebody is retiring or somebody want to take a lesser risk, lesser volatility, and comfortable with the lesser returns also. So he or she can go for that product. कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है, बहुत लंबे समय के लिए 10, 12, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसके फाइनेंशियल गोल्स आर फार अवे, तो दे कैन गो टू द प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। दोज आर कंपैरेटिवली मोर वोलेटाइल, बट दे गिव अ मच सुपीरियर रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द लॉन्ग टर्म पीरियड एज कंपेयर टू द ऑप्शंस आई डिस्कस अर्ली। तो इस हिसाब से आप रिस्क और रिटर्न को जज कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है सर हमारे पास सुभाषीष जी का, जमशेदपुर से। वो कहते हैं कि कौन से पैरामीटर हमें कंसीडर करने चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। सबसे जो पहले सर आपको पैरामीटर इवेल्युएट करना है, वो है आपको इवेल्युएट करनी है अपने फाइनेंशियल गोल्स कि व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एक लास्ट सोल्यूशन है, राइट? इट इज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इट इज ए सोल्यूशन।
सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी नीड क्या है, राइट? Why I want to invest, for how much time I want to invest, how much return I need to achieve my financial goal, right? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेरी नीड क्या है और उस नीड को पूरा करने का सोल्यूशन क्या है। फिर आप देखिए कि वो सोल्यूशन कौन सा फंड उसको, कौन सा प्रोडक्ट उसको पूरा कर पा रहा है। सो फर्स्ट असेस योर फाइनेंशियल गोल, असेस योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, assess your need. After that, based on all those assessments, choose the best suitable investment solution in mutual fund basket. So your जी advisor will help you to do that. That is their role basically. जी सर, हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी जुड़े हैं और उनके भी सवाल आ रहे हैं कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जहाँ पे सेफ्टी एंड रिटर्न शुड बी द फोकस, और फिक्स इनकम के लिए म्यूचुअल फंड में क्या है? देखिए, अगर तो आप प्योरली फिक्स इनकम कंपोनेंट को देखें सर, तो म्यूचुअल फंड में डेट फंड है। अब डेट फंड के अंदर भी अगर आप रिटर्न को सर कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द सिमिलर रिटर्न टू द एफडी। एफडी अगर आपको 5.5-6% दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि डेट आपको 8 या 9% दे देगा। डेट भी उसी डायरेक्शन में ही आपको रिटर्न देगा। बट यू हैव अ एडवांटेज ऑफ डेट की यू विल गेट अ मोर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। बट द पॉइंट इज दैट लेट्स से somebody is at a 65 year of age, एक चीज यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐड करना चाहूँगा, कोई 65 साल की उम्र में है, रिटायर्ड है, या 70 ईयर की एज में भी है, तो अभी भी उसके लाइफ के सेल्फ के भी बात करूं तो अगर एक एवरेज एज 85 हम गिने तो 15 से 20 साल का समय है, पहली चीज। दूसरी चीज, समटाइम्स रिटायरी इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, तो फिर आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है नेक्स्ट जनरेशन का रिव्यू करना है, ना कि खुद का रिव्यू करना है, भले पैसा वो आपका है, ठीक है। तो जब आपके पास खुद के लिए भी अगर हम देखें कि जब आप एक 15 या 20 साल का एक आप रेगुलर इनकम लेने का सोच रहे हो, अगर ऐसा 10, 15 या 20 साल का इतना समय है आपके पास, तो यू शुड टेक सम एक्सपोजर इन इक्विटी टू। थंब रूल भी अगर हम देखें वो ये कहता है कि 100 माइनस एज शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर। मतलब लेट्स से somebody is 65 year older today, so 100 minus 65, 35% your total net worth you must invest into a growth oriented asset class like as a equity mutual fund, right? बट अब तो उसको भी चेंज कर दिया गया था। ये तो बड़ी ओल्ड थिंग है 100 माइनस एज, आज कहते हैं कि 120 माइनस एज लो, बिकॉज एवरेज एज हैज मूव्ड अप। तो मेरे हिसाब से सर आपको सिर्फ 100% जो है सेफ्टी को नहीं ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा आपको उसमें तड़का लगाना पड़ेगा इक्विटी का, तो ही आप एक इन्फ्लेशन को थोड़ा बीट कर पाओगे और एक बेटर पोर्टफोलियो जनरेट कर पाओगे। तो अगर आप 20 से 30% भी इक्विटी एक्सपोजर ले ले मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में, तो आप एफडी से 1-1.5-2% का अल्फा जो है बहुत इजीली जनरेट कर पाओगे। तो दैट शुड बी योर एसेट एलोकेशन। जी सर, एक सवाल है सर उत्पल घोष जी का कि इन दिस कोविड सिचुएशन विच वन इज परफेक्ट, बिग, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, किस तरह के म्यूचुअल फंड लेने चाहिए? देखिए सर, मैं टू बी फ्रेंकली सर मैं आपको सिंपल ये कहना चाहूँगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, राइट? क्योंकि आप कहो कि लार्ज कैप इफेक्टेड होगा, स्मॉल कैप नहीं होगा, या स्मॉल कैप होगा लार्ज कैप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्लेयर टू प्लेयर, थिंग्स आर डिफरेंट। एक ही इंडस्ट्री में कोई प्लेयर हो सकता है जो इस सिचुएशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, दूसरे का मार्केट शेयर भी गेन कर जाए, तो दैट प्लेयर विल ग्रो, राइट? दूसरी तरफ कोई छोटा प्लेयर जो है वो भी बहुत बड़ा बन सकता है, और कोई बड़ा प्लेयर जो है
वो भी पीछे रह सकता है। तो मेरे हिसाब से सर, रेदर देन गेटिंग इनटू दैट चक्कर व्यू, लार्ज मिड स्मॉल या सेक्टोरल, वो सब चक्कर व्यू से बचने का बेस्ट अल्टरनेट क्या है? गो फॉर ए मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर, उसको साहब ये जिम्मेदारी दे दो। तो मल्टी कैप में क्या है, फंड मैनेजर क्या है, लार्ज कैप में से भी अच्छा प्लेयर ले लेगा, मिड में से भी ले लेगा, स्मॉल में भी ले लेगा, और वो आपसे मेरे से कहीं ज्यादा काबिल है, कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उसके पास इंफॉर्मेशन का असेस भी बहुत ज्यादा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू और सजेस्ट यू go for a diversified equity fund rather than getting into these large mid small. जी, श्रुति जी का सवाल है सर बैंगलोर से कि व्हाट वुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ असेट्स इन अ पोर्टफोलियो, मतलब असेट एलोकेशन किस तरह से होनी चाहिए? तो श्रुति जी, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो कितना जो है अभी उसमें समय है। अगर ज़्यादा समय है तो यू कैन टेक अ हायर एक्सपोजर इन इक्विटी, अगर यू हैव अ शॉर्टर टाइम पीरियड देन यू हैव टू टेक अ लोअर एक्सपोजर इन इक्विटी। दूसरा क्या है, पर्सन टू पर्सन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कोई पर्सन ऐसा है उसका 20% पोर्टफोलियो नेगेटिव चला जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट? And somebody can't tolerate just a fall of 5% also. So एक हर इंडिविजुअल का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अलग है। For a lower risk taking capacity, you must have a higher exposure in that. For a higher risk taking capacity person, that person must have a higher exposure in equity. So many factor counts it. As a thumb rule which I shared, 100 minus age is the आइडियल रेशो की, इतना तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए कि लेट्स से somebody is 40 year older, तो 100 minus 40, 60% should go into equity, right? Then market situation also matter. बाजार अगर महंगा है तो you have to reduce your exposure in equity, and बाजार अगर सस्ता है तो you can invest higher into equities. तो इसका थोड़ा हमने एक सोल्यूशन भी अपनी तरफ से वैसे प्रोवाइड किया है। अगर मैं मार्केट कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो हमने एक मार्स नाम का यूटिलिटी बनाया है, जो क्या है कि मार्केट के हिसाब से आपकी एसेट एलोकेशन को जो है चेंज करता है। तो उसको भी आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ मार्स सोल्यूशन इज सूटेबल फॉर यू, राइट? दैट इज ए ऑटोमेटेड डायनामिक एसेट एलोकेशन मैकेनिज्म, जो एक साइंटिफिक मॉडल के बेस पे आपकी एलोकेशन को मैनेज करता है और आपको एक बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड करता है। वॉलेटिलिटी कम होती है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप एक बेहतरीन रिटर्न उसमें बना। जी सर, अगला सवाल है सौरभ मेहता जी का सूरत से कि वो स्टॉक्स में पैसा डालें या म्यूचुअल फंड में, वो अगले 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है और मेहता जी के को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल आज के टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में है। तो सर, इसमें ऐसा है कि पहला तो इसको मैं 2 तरीके से आंसर करना चाहूँगा इस सवाल। पहला तो ये है सर कि जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास आपके पास उसकी काबिलियत होनी चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए कि आप अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई कर पाओ। फिर आपके पास समय होना चाहिए कि आप उनको ट्रैक करते रहो, आपको समय भी देना पड़ेगा। वो दिन चले गए कि अच्छा शेयर लेके आप पेटी में डाल के रख दो, संदूक में डाल के रख दो और भूल जाओ। तो यू हैव टू कीप ए ट्रैक ऑन योर पोर्टफोलियो। फिर क्या है कि आपको जो है बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस भी रखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30-40 शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप अपना रिस्क कम कर सकें। तो वो एज ए इंडिविजुअल ये सब कर पाना ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आई वुड सजेस्ट कि दे शुड गो फॉर ए फंड मैनेजर जो हमारे बिहाफ पे रिसर्च कर रहा है, जो हमारे बिहाफ पे फुल टाइम मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, पूरा एक रिसर्च टीम है। तो वो एक इंडिविजुअल से मच बेटर रिटर्न बना पाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट
रिटर्न से बेहतर ये है कि वो रिस्क को ज्यादा कंट्रोल कर पाए। दूसरा मैं इसको इस तरह से आंसर करना चाहूंगा सर कि जैसे गीता जो है वो काफी लोगों ने पढ़ी हुई है और ज्यादातर सब लोग जानते ही हैं। गीता में एक बात कही गई है सर, गीता ग्रंथ के अंदर, कि जो शरीर है वो नाशवान है और आत्मा जो है वो अमर है। तो इसको अगर मैं ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड में डालूं, थोड़ा फिट करूं, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक है ना सर, वो शरीर है और म्यूचुअल फंड जो है आत्मा है। अब होता क्या है, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और नए शरीर के अंदर वास कर लेती है, तो आत्मा तो अमर है साहब। तो उसी तरह से स्टॉक है, उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो वो भी एक ना एक दिन जो है वो अपना चार्म खो देता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड क्या है, वो आत्मा रूप है, उसके वो कई सारे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है। जब वो स्टॉक रूपी वो जो शरीर है वो जब बूढ़ा हो जाता है, जब उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव खत्म हो जाते हैं, तो वो उसको त्याग देती है और नए गुड प्रोस्पेक्टिव कंपनी के अंदर फंड मैनेजर अपने पैसे को ले जाता है। तो नई आत्मा, वो आत्मा जो है नए शरीर में वास कर लेती है। तो मेरे हिसाब से हमें शरीर को ना चूज करके हमें जो अमर जो आत्मा है, जो म्यूचुअल फंड है, उसको चूज करना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। आगे चलते हैं सर। सो वी आर लेफ्ट विद अनदर 5 मिनट्स। सो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, मैं इसमें से वो सवाल ले रहे हैं जो जो रिलेटेड हैं आपस में, ताकि एक ही सवाल में बहुत सारे लोगों के सवाल भी एड्रेस हो रहे हैं। सर गोल्ड को लेकर भी सवाल आ रहे हैं, राइट। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। दीपक जी पूछ रहे हैं औरंगाबाद से, और कितनी रेशियो रखनी चाहिए उनको गोल्ड की अगर रखनी है। ओके सर, देखिए एज अ एसेट एलोकेशन ना, आप जितनी एसेट में डाइवर्सिफाई करेंगे उतना आपका जो रिस्क है वो कम होता जाता है। तो एज अ एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर होना चाहिए। नॉट लुकिंग एट करंट रिटर्न्स कि पिछले 6 महीने या 1 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे दिया तो आप गोल्ड को ले लो, ऐसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आई वुड से कि आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए गोल्ड में आज की डेट, राइट, कि ओवर एक्सपोजर ना करें, ठीक है। बट एज अ एसेट एलोकेशन you must have a gold in your portfolio, but it should not be at a very high stage, क्योंकि गोल्ड जो है वो आपको इन्फ्लेशन से ही हेज करता है। आपको उससे बहुत हायर रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एवरेज रिटर्न गोल्ड में वही 7-8% का ही एवरेज रिटर्न है, राइट। तो लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है, लाइक एज अ जैसे करंट टाइम्स हुआ, हमने अभी पिछले 2-4-6 महीने में जो एक्सपीरियंस किया, तो जब भी अनसर्टेनिटी होता है गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। तो एज ए एसेट एलोकेशन वो आपको फिर बेनिफिट देता है कि अगर कोई एक एसेट क्लास नहीं चल रहा है तो कोई ऐसा एसेट क्लास भी आपके पोर्टफोलियो में है जो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को ऊपर लेकर जा रहा है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट रेशियो, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आइडली ये कहा जाता है इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि ये 10-15% तक आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। जी सर, एक और बहुत अच्छा सवाल आया है राजीव कुमार जी का, रायपुर से। वो कह रहे हैं कि जैसे फाइनेंशियल गोल के बारे में आपने बताया, आपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लिए और जब गोल कंप्लीशन का टाइम आया, एट द टाइम ऑफ गोल कंप्लीशन, और वो टाइम में मार्केट सडनली क्रैश हो गया किसी भी रीजन से, राइट, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सर आपने सवाल पूछा है। देखिए होता क्या है, आपको ना जैसे 2 केसेस में अपना पैसा विड्रॉ करना चाहिए। मान लीजिए आपने सोचा आपको 50 लाख रुपया चाहिए बच्चे की शादी के लिए, आपने सेविंग करना शुरू किया, 15 साल में आपने वो अचीव करना है। लेट्स से कि बाजार ने बढ़िया रिटर्न दिया और आपका 13 साल में 13 ईयर के अंदर ही वो 50 लाख अकमुलेट हो, देन डोंट वेट फॉर 2 more years, shift that money into the safe इन्वेस्टमेंट लाइक एज अ डेट म्यूचुअल फंड वगैरह में आप उसको शिफ्ट कर लीजिए। तो एक तो यह है कि जब आपके गोल का
जो मैच्योरिटी अमाउंट है, अगर वो प्री आपने अचीव कर लिया है, पहले से ही अकोमुलेट कर दिया है, तो आप उसको सेफ गार्ड कर लीजिए, आप डेट फंड वगैरह में शिफ्ट कर लीजिए। दूसरा ये है कि जैसे जैसे आप अपने करीब आते जाते हैं, टाइम फ्रेम आपका खत्म होता जा रहा है, आप धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो को कैश आउट करते जाइए, इक्विटी में से धीरे धीरे आप डेट में ग्रेजुअली कन्वर्ट करते जाइए, ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके कि एकदम से पैसा निकालने गए और उस टाइम पे कुछ ना कुछ अनसर्टन सिचुएशन हो गया और आपका पैसा 20-30% नीचे चला गया। तो ग्रेजुअली, या तो समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, 2 साल पहले आप उसको ग्रेजुअली जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए डेट के अंदर, और या फिर अगर पहले से ही इतना रिटर्न आ गया कि आपकी मैच्योरिटी अमाउंट जो चाहिए थी वो बन चुकी है, तो आप उसको पहले से ही शिफ्ट कर लीजिए, उसमें ग्रीडी मत बनिए। जी सर, एक अच्छा सवाल और आया है कि म्यूचुअल फंड में क्या टैक्स सेविंग भी होती है, और अगर होती है तो किस तरह से निवेश करना चाहिए, एसआईपी के मोड से या वन टाइम के मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ओके, सॉरी आई मिस्ड दिस कंपोनेंट इन माय प्रेजेंटेशन। जी तो जो 80C का जो बेनिफिट होता है सर, 1.5 लाख रुपीस का जो हमें टैक्स रिबेट मिलता है, वो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी ले सकते हैं। देन देयर इज a लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 years, which is the least लॉकिंग पीरियड। जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है 80C में इन्वेस्ट करने वाले, उनमें से सबसे कम लॉकिंग पीरियड है, राइट। जैसे एफडी में भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज 10, 15, 20 साल के लिए होती हैं। देन देयर इज ए पीपीएफ, अगेन इट इज ए लॉकिंग पीरियड ऑफ 15 years. In mutual fund you have a lock-in period of only 3 years, and you will get a benefit of 80C. It is called ELSS, Equity Linked Saving Schemes, right? If I talk about lump sum or equity, so I would suggest you it's better to go as a SIP mode, which give you more risk adjusted return और थोड़ा वॉलेटिलिटी से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर कभी बाजार नीचे जाते हैं तो उस टाइम पे आपको जरूर वहां पे लमसम डाल लेना चाहिए। जी, एक और सवाल लेंगे सर, जो बहुत लोगों का सवाल आया है कि ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करें, क्या बेस्ट रेटिंग के म्यूचुअल फंड लें या कोई और क्राइटेरिया हो, या ये असेट एलोकेशन हम कैसे डिसाइड करें, ये काम कौन करेगा, उनके एडवाइजर्स करेंगे या फंड मैनेजर करेंगे? इसके ऊपर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी चाहिए। राइट सर, आपका एसेट एलोकेशन और कौन सा फंड लेना है, ये जो एडवाइस करना है, ये आपके एडवाइजर का रोल है। तो जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और हमारा पूरा टीम है उनके साथ जो उनको ये काम करने में हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है ये सब चीज़ें करने में। और हमने खुद भी एक मॉडल बनाया हुआ है जिसको हमने मार्स नाम दिया है, जिसमें आप 5 बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हम आपके सामने रखते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो पहले आपका रिस्क असेसमेंट करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करके कुछ सवाल पूछ के, उसके बेस पे वो आपको आपकी एसेट एलोकेशन बताएंगे, आपके गोल्स के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, एंड फिर लास्ट में जाके रोल आएगा कि ओके, अब इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से मुझे कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। जो ज़्यादा रिटर्न देने वाले सर फंड होते हैं, उनसे ज़्यादातर आपको बचना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, डाटा ऐसा बोलता है कि जो टॉप के रिटर्न देने वाले फंड्स होते हैं, जो एक साल में मान लो कोई टॉप के 3 फंड्स हैं, तो ज़्यादातर देखा गया अगले 1-2 साल में वो बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमारी एडवाइजरी ये रहती है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका ज़्यादातर उनका ये रहता है आइडिया कि हम आपको मोर कंसिस्टेंट फंड आपको प्रोवाइड करें, ताकि ऐसा ना हो कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के हम उसमें आ जाएं लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हमारी जो है मीट हो ना पाए। तो हम इस तरह से इवेल्युएट करते हैं उनके रिस्क को और उनकी परफॉर्मेंस को डिफरेंट पैरामीटर पे, कि ताकि हम आपको मोर कंसिस्टेंट फंड्स प्रोवाइड कर सकें, सो दैट यू हैव अ मच बेटर
smoother experience investment journey in this mutual fund. जी, शबरी सर आज का लास्ट सवाल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द सवाल आपस में जुड़े हुए हैं तो कंप्लीट हो गए हैं। सौरभ जी का आज का अंतिम सवाल है सूरत से कि आज के दिन पे सेंसेक्स 38,000 पे है, लमसम डालना चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए? ओके, देखिए सर, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। सवाल ट्रिकी नहीं है, सवाल तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली इसका आंसर सिंपल नहीं है, राइट? तो इसको मैं दो तरीके से सर कहना चाहूँगा आपको। अगेन इसमें क्या है ना सर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत हायर है तो वो आज इकट्ठा भी 100% इक्विटी में डाल सकता है क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट है। बट एक बंदे का जिसका रिस्क एपेटाइट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि वो लमसम करने के लिए जो हमारा मार्स का डायनामिक एसेट एलोकेशन मॉडल है, उसका काम ही यही है कि मार्केट को रिव्यू करके आपको राइट एलोकेशन सजेस्ट करनी। कि जब बाजार महंगा है तो वो आपका इक्विटी में कम पैसा लगाता है, और जब सस्ता है तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाता है, और हर 6 महीने बाद रिव्यू भी करता है। तो अगर आज आपके पास एक इकट्ठा कॉर्पस है तो आई वुड से यू कि उसको आप टुकड़ों में एसआईपी में मत बांटिए, वो करने का जरूरत नहीं। इकट्ठा पैसा है उसको लगाइए, आज ही लगाइए, इकट्ठा लगाइए, लेकिन उसको जो है आप एक रिस्क एडजस्टेड मॉडल, जैसा मैंने बताया मार्स डायनामिक एसेट एलोकेशन, आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिएगा, दे विल शेयर यू मोर डिटेल। आप उसके थ्रू सर इन्वेस्ट करिए ताकि बाजार की वॉलेटिलिटी से भी आपकी प्रोटेक्शन हो सके, राइट? So with this question, I would like to thank to all of you, and we will conclude our presentation with this question and answer session. And I am very much thankful to all our financial advisor, our NJ partners, जिन्होंने आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और सभी इन्वेस्टर को इनवाइट किया। सब लोगों के हम सवाल नहीं ले पाए होंगे, आई एम श्योर काफ़ी सवाल आए हैं, तो थोड़ा समय की कमी के कारण थोड़ा माफ़ी चाहेंगे कि हम उनके सवाल नहीं ले पाए। पर जिन्होंने भी सवाल पूछे और पार्टिसिपेट किया, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। एक ही चीज़ सर मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट जो वो कहते हैं ना कि टू somebody think कि I will be, if when I am wealthy I will become investor, right? I would say you need to be an investor to become wealthy, right? तो आप इन्वेस्टर बनिए, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिस्कस कीजिए, राइट? जब चाहे आप आज यंग एज में हैं, चाहे आप ओल्डर एज में हैं, हर किसी की इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल नीड्स हैं और उस हर नीड के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एक प्लान्ड वे में सर इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं ना, तो आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, राइट, जो आपको अंदर से जो एक जो हैप्पीनेस मिलेगी कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस, चाहे आज आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ नहीं है, बट आप उस राह पर चल पड़े हो कि आप यू आर गोइंग टू अचीव दैट विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी पीस ऑफ माइंड इन योर एंटायर जर्नी, right? So must have a financial plan with your advisor and follow that financial plan, right? So thank you, wish you a good luck, thank you, goodbye. So thank you all participants and thank you so much Manish sir for this wonderful session, क्योंकि बहुत अच्छी फीडबैक आई है आपके लिए और बहुत अप्रिशिएट किया है लोगों ने आज के सेशन को। सो वही वाली बात, सब सवाल हम नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली आपने जो आज समय दिया वो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। थैंक यू।